पी क्यू की लेंथ बताएगा भी कोई, क्या थी? कुछ फॉर्मूला बताया था भाई मैंने डायरेक्ट, क्या था? बताओ भाई। मैंने कहा था डेराइव नहीं करेंगे पेपर में, डायरेक्टली लर्न कर लेंगे, याद है? कुछ ऐसे बताया था कि परपेंडिकुलर डाल के निकालते थे, याद आ रहा है? किसी को याद नहीं भाई? सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, माइनस करना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है। अगर दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ करें हमने और उनके बीच में हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट P से लेकर Q तक की लेंथ निकालनी है, तो दैट इज गिवन बाय C1 C2, उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो, माइनस बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करके उसका होल स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको C1 C2 के स्क्वायर में से और रूट ले लो। और बताया भी था मैंने कैसे आता है। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो C2 से M तक P C1 के ऊपर, तो जो आपका P Q C2 M है वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये R2 हो जाएगा। और ये जो MC1 है, MC1 ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, जो बचा पार्ट रह गया। तो अब अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं MC1 C2, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर मैं MC2 निकालूंगा तो यही आएगा, रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट। और ये लेंथ जो है MC2 ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये किसके इक्वल होगी? पी क्यू के इक्वल ही तो होगी, क्लियर है? क्योंकि रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना भाई। और मैं रेक्टेंगल क्यों बोल रहा हूँ इसे? ये 90 है, पी पर 90 है, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 90 हो गया ये वाला। तो ये रेक्टेंगल ही तो बन गया, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है यार, ये फॉर्मूले कैसे भूल जाओगे यार? लास्ट क्लास में तो बताया था, लास्ट से लास्ट उससे पहले वाली में मैंने कहा था फॉर्मूले रिकॉल करके आना भाई, सारे याद करके आना। ऐसे तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, समझा ही नहीं पाऊंगा मैं, क्या समझाऊंगा? और एक दो दिन में भी नहीं कराया, अब तो आराम आराम से करा रहा हूँ सर्कल। ये भी नहीं कि एक ही क्लास में करा दिया, दो क्लासेस में थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर इसलिए तो करा रहा हूँ, ताकि कम से कम रिटेन कर पाओ जितने भी कॉन्सेप्ट कराएं यार। ये तो फिर फायदा क्या है, क्लास वेस्ट हो रही है फिर। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था मैंने, याद हो तो? कुछ कुछ ऐसा ही होता था, ट्रांसवर्स ऐसे बनेगी हमारी। प्लस हो जाता था। हाँ प्लस हो जाता था। मान लो P से लेकर Q तक ये लेंथ निकाल रहे हैं, ये R1 है, ये हमारा R2 है। तो जो PQ की लेंथ होगी इसमें रूट में क्या आएगा? C1 C2 का स्क्वायर, ये तो आएगा ही। माइनस की जगह तुमने बोला यहाँ तो माइनस आएगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ तक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब कुछ यूज होगा ट्रांसवर्स या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यूज होगी, और फिर आगे कुछ क्वेश्चन केवल होगा। डायरेक्ट तो शायद ही देंगे क्योंकि बच्चे निकाल ही देंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है सभी को। अब आता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। ध्यान से समझना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत बार टिपिकली क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं एक सर्कल हमें दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है जो कि सर्कल को क्या करती है? दो पॉइंटों पे इस तरह से क्रॉस कर रही है, लेट्स से ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो अगर मुझे एक सर्कल पता है और एक लाइन पता है, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो दो पॉइंट आए, ये वाला ए और बी। अब मैं कहता हूं ए बी से जितने भी सर्कल बना सकते हो आप वो सारे बना दो। तो उन सबकी जो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? अगर हमारी लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन है एल इक्वल टू 0, और जो हमारा सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है लेट्स से, मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, याद है मैंने बताया था एस 2 डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी को मैं बोलता था एस बोलता था। टी याद है मैं टी किसको बोलता था और S1 किसको बोलता था? याद आ गया? यस सर। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल एस इक्वल टू 0 और लाइन की इक्वेशन एल इक्वल टू 0। तो फिर इन दोनों पॉइंटों से ए बी से के इंटरसेक्शन पॉइंट से फैमिली ऑफ जो सर्कल होंगे उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? एस प्लस
k टाइम्स l इक्वल टू 0। k यहाँ पर कुछ भी स्केलर है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अगर आपको एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है जो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल बनते होंगे, जितने भी सर्कल, मतलब ऐसे एक ऐसे बन गया, मतलब वैसे मैं ढंग से सर्कल भी नहीं बनाया, मतलब जैसे जो जो सर्कल बन जाएंगे इन दो पॉइंटों से, अब दो पॉइंटों से बताओ एक बनेगा सर्कल या एक से ज्यादा बन सकते हैं? भाई दो पॉइंटों से कोई लिमिट है सर्कल बनाने की? ये तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, है ना, समझ में आया? भाई बनाते जाओ बनते ही जाएंगे। कभी कभी ए बी को डायमीटर लेकर बना दो, कभी ए बी को एक कॉर्ड लेकर बना दो थोड़ी सी अलग सी, है ना, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। तो उन सभी की जो फैमिली होगी सर्कल्स की, उनको एक इक्वेशन लिखकर रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे। अब आप कहोगे सर के की वैल्यू क्या होगी? तो के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, आपका वो सर्कल की इक्वेशन ही देगा आपको, लेकिन वो कौन से सर्कल की देगा इक्वेशन, वो डिपेंड करेगा कुछ कंडीशन पे। तो जैसे हम वेक्टर 3D में पढ़ते थे, याद होगा तुम्हें, कि कुछ अननोन निकालने के लिए, जैसे दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, अब हम लिखते कैसे थे, पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। तो के ये लैम्डा निकालने के लिए वहां पर कुछ सिचुएशन गिवन होती थी, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो के कांस्टेंट है स्केलर, इसको निकालने के लिए वो कुछ कंडीशन दे देगा कि हमारे वाला जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो फिर के की वैल्यू हम एक्स और वाई पुट करके के निकाल देंगे, ठीक है भाई, मेरे सभी दूसरा आता है, ये तो हुआ फैमिली ऑफ सर्कल जब एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। अब आता है सेकंड, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो ये एस, ये मान लेते हैं एस है, और ये मान लेते हैं S1, ऐसे मान लेते हैं। ये S1 जो मैं मान रहा हूँ, ये S वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो वाला S1 नहीं है जो हम X1 और Y1 पॉइंट के लिए वैल्यू लिखते थे, वो नहीं है, ठीक है। या एक काम करो, इसको दूसरे उससे डिनोट कर दो, S डैश से रिप्रेजेंट कर दो। मैं मान लेता हूँ जो मेरा दूसरा वाला सर्कल है वो S डैश है इक्वल टू 0। तो दो सर्कल हैं, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ए और बी से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास हो रहे होंगे, जैसे मतलब एक सर्कल ऐसे बन रहा होगा, एक सर्कल बड़ा भी बन सकता है ऐसे, मतलब जितने भी सर्कल बन रहे होंगे इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगे, उन सब की जो फैमिली होगी वो कैसे लिखी जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स। इक्वेशन क्या होगी, कुछ ऐसे लिख देंगे, S प्लस वैसी दोबारा K टाइम्स S डैश इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये सेकंड हो गया कि अगर आपको दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो पहला सर्कल मतलब कुछ प्लेन जैसा ही चल रहा है, जैसे प्लेन में था, दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो वही वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, वैसे ही समझ लो कि लाइन और प्लेन था तो सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन कर दिया, और यहाँ पर हमने सर्कल, पहले सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स सेकंड सर्कल की इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक भाई। यस सर। नेक्स्ट आता है थर्ड, एक होती है कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ टू सर्कल। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बात तो समझ में आती है कि भाई अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों की एक कॉमन कॉर्ड होगी, दिख गई भी कॉमन कॉर्ड कौन सी है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तुम्हारे उन्हीं को ज्वाइन कर दो, ये आपकी कॉमन कॉर्ड है, क्या है ये, कॉमन कॉर्ड जो दोनों की कॉमन है। अब इस कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, अगर ये सर्कल है S इक्वल टू 0 और ये सर्कल है S डैश इक्वल टू 0, तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, वो क्या होगी, S माइनस S डैश इक्वल टू 0, S माइनस S डैश इक्वल टू 0 होगा। और इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, ये कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, कॉर्ड बेसिकली एक लाइन होगी, है ना, कॉर्ड वही एक लाइन है या लाइन सेगमेंट बोल दो, उसमें कभी भी टू वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आने चाहिए। तो ये बात तुम्हें समझ में भी आ रही होगी, आएंगे भी नहीं, बात समझ में आ रही है। पहले वाला जो सर्कल लिखा होगा और जो दूसरे वाला सर्कल है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाएगा ना भाई, क्लियर है, यस सर। ठीक है।
तो जो आपका बचेगा वो x और y वाली टर्म बचेगी, तो आपका एक लीनियर इक्वेशन बनेगा इन 2 वेरिएबल, और वो आपका एक लाइन यानी कि कॉमन कॉर्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई? ठीक है। यस सर। अब जो ऊपर अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो तुमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं इनको अप्लाई कर पाओगे। लेट्स से मैंने बोला फैमिली ऑफ सर्कल्स which are tangent to given line। चलो ये वाला भी एक फॉर्मूला लिख लो कि अगर फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है जो 2 पॉइंटों पे कट नहीं कर रहा, एक टेंजेंट ही है, which are tangent to family of circles which are tangent to given line L equal to 0 at point P x1 y1। अगर मैंने एक पॉइंट लिया x1 y1 जो सर्कल एक लाइन को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे सर्कल क्या है, इस लाइन के साथ टेंजेंट है, लाइन जो है टेंजेंट है, तो उन सभी सर्कल की इक्वेशन लिखो। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल टेंजेंट बना सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे बन जाएंगे। क्लियर है? तो इन सभी सर्कल की इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है, वही तरीका दोबारा क्या था, सर्कल की इक्वेशन लिखो भाई, सर्कल की इक्वेशन लिख दो। लेकिन अच्छा पहले क्या था, पहले हमने ये लिखा था, ये रहा, जब लाइन 2 पॉइंटों पे डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे कट कर रही थी तब हमने क्या लिखा था, सर्कल की इक्वेशन प्लस k टाइम्स लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इनकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखोगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां पर बस इतना चेंज हो गया कि यहां पर हमने सर्कल की जगह, जो सर्कल का s होता था उसकी जगह हमने क्या लिखा है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, y प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स l इक्वल टू 0। ये तब है जब टेंजेंट होगी वो लाइन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तुम्हारा जेई 2019 का है। एक बार सारे के सारे फॉर्मूला अगर गो थ्रू कर लो जल्दी से, देखो जो 3-4 बातें बताई हैं। अगर फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो दो मतलब एक सर्कल और एक लाइन को क्या कर रहा है, कट करता है 2 पॉइंटों पे, तो उन 2 पॉइंटों से जो सर्कल पास होंगे उनकी इक्वेशन है सर्कल प्लस k टाइम्स लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। फिर अगर 2 सर्कल आपस में 2 पॉइंटों पे कट कर रहे हैं s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल टू 0, तो क्या करना है, s प्लस k टाइम्स s डैश इक्वल टू 0। 2 सर्कल अगर 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन क्या होती है, s माइनस s डैश इक्वल टू 0। और फैमिली ऑफ सर्कल्स विच आर टेंजेंट टू अ गिवन लाइन, जो एक टेंजेंट को टच कर रहे हैं, मतलब एक लाइन को टच कर रहे हैं, तो उन सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर उसको कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में k टाइम्स कुछ कांस्टेंट k टाइम्स l लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? यस सर। अब क्वेश्चन आया, लेट्स से क्वेश्चन कहता है द लाइन y इक्वल टू x touches a circle at 1, 1, and if the circle also passes through पॉइंट B दे रखा है 1, -3। हमें दिया कि वो जो सर्कल है जो इस लाइन को टच करता है 1, 1 पर, वो सर्कल एक और पॉइंट दिया हुआ है 1, -3 से भी पास हो रहा है, देन रेडियस की वैल्यू निकालनी है, देन रेडियस बताना है क्या होगा। तो तुम्हें कौन से वाले टाइप की इक्वेशन समझ में आ गई, अगर एक लाइन एक सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पर, तो एकदम ये वाला फॉर्मूला याद आ गया, फैमिली ऑफ सर्कल विच आर टेंजेंट टू अ गिवन लाइन, क्या आ गया समझ में? यस
भाई एक पॉइंट पता है x1 y1, ये रहा x1 y1, x1 y1 ये रहा, ये तुम्हारी लाइन है y को टू x। तो उस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते थे, क्या था, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या होती थी, x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस क्या लिखते थे, k टाइम्स क्या लिखते थे, k टाइम्स लाइन, लाइन क्या लिखेंगे, लाइन क्या लिखते हैं भाई, y माइनस एक्स या x माइनस वाई, वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब एक साइड जीरो ले आओ, तो y माइनस एक्स लिख देता हूँ इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है भी सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकलते यूनिक सर्कल निकलाएगा। अब k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था जैसे 3D में हम पढ़ते थे, दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां से इंटरसेक्शन से प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ दिया होता था। यहाँ पर क्या दिया हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, क्या दिया हुआ है भाई, वो प्लेन जो है कहाँ से, सॉरी जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है 1 माइनस 3 से। तो k की वैल्यू बता दो कितनी आएगी जल्दी से, x और y की जगह पुट कर दो 1 और माइनस 3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया देख लो, कितना आएगा भाई बताओ, k की वैल्यू क्या आ रही है, 4. k की वैल्यू 4 आ रही है भाई, Yes, sir. 4 आ गई भाई। तो और रेडियस निकाल दो, सेंटर तो पता लगी, नहीं सेंटर नहीं पता लगा भाई अभी। k की वैल्यू आई है 4, तो 4y माइनस का 4x इक्वल टू 0, ओपन करना पड़ेगा ये तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 1 माइनस का 2y प्लस का 4y माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो x हो गया माइनस का 6x एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ हो गया प्लस का 2y, और 1 और 1 2। बता दो जल्दी से कितना आएगा रेडियस इसका, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया 2√2, यही आ रहा है भाई। बताओ भाई, Yes, sir. सभी का ही आ रहा है भाई, कर लिया बेटा, सभी का ही आ रहा है 2√2। Yes, sir. ठीक है, बस लाइक बेसिक सा लाइक आपको देखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन पढ़कर एंड इवैल्यूएट करके सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is the common chord and common chord of the circles। दो सर्कल दिए S1 S2 ऐसे दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल दिए और इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन याद आ गई, क्या फॉर्मूला लिखवाया था बताओ जल्दी से। अगर दो सर्कल दे रखे हैं तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी इक्वेशन क्या होती थी, याद आ रहा है, S1 minus S2 equals to 0. ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, लेकिन क्या है कि उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका डायमीटर इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ही होगा। तो चलो पहले कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, बता दो क्या लिख दूं। अच्छा किसी सर्कल में से भी किसी को भी माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 4x में से 2x माइनस कर रहा हूँ, 2x आएगा, 3y में से 3y ये भी उड़ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या आ गया भाई, x इक्वल टू माइनस हाफ, ये ठीक है, बोलो भी यहां तक ठीक है। और ये कैसी लाइन होगी, वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, Vertical. वर्टिकल होगी, ठीक है।
हमें ये पता लग गया कि भाई जो कॉमन कॉर्ड है वो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज ऑन द कॉमन कॉर्ड। अच्छा, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल की इक्वेशन कैसी होती थी? इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो कैसी होगी? S1 plus S2 S1 plus लेमडा या K टाइम्स L. K टाइम्स S2 है ना, इक्वल टू 0। तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आएगा 1 प्लस के, है ना, मैं कॉमन ले रहा हूँ। फिर वाई स्क्वायर के साथ क्या आएगा, 1 प्लस के आएगा, इसमें भी प्लस 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 एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ आएगा 2 प्लस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा नहीं सॉरी के, 4 के प्लस वाई कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 3 के, और कांस्टेंट में क्या आएगा 1 प्लस 2 के। ठीक है भाई, 1 प्लस 2 के, यहाँ तक बोलो भाई, सभी को आया समझ में? Yes, sir. अब उसने क्या बोला है, इस सर्कल को देखकर मैं इसका सेंटर बता सकता हूँ क्या होगा? इस सर्कल का भी सेंटर निकाल दो, बताओ क्या होगा? इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना भाई, सेंटर की जरूरत है, बस रेडियस की जरूरत नहीं है। सेंटर बताएगा कोई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा इसका यार परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगा? तो इसका सेंटर बताने में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर से कंपेयर करना होता है, या वैसे कर लो चलो। सर हाँ आप ही कर दो माइनस के साथ। क्या आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहां से अब कंपेयर कर सकता हूं मैं। जी बताएगा कोई कितना है? हमने सेंटर का दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, एक तो सेंटर ही होता था माइनस जी माइनस एफ, और एक होता है एच कॉमा के। तो यहाँ पे जी बताएगा कोई कितना है? भाई ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है तुम्हारा 2gx है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जो लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2 है ना, तो ठीक है भाई। तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 के अपॉन 1 प्लस के, यही आएगा ना जी। और के कितना आएगा, के में एक चीज नोटिस करो, 1 प्लस के तो ऊपर से कट ही जाएगा, 3 बचेगा, तो 3/2 लिख दो के, सॉरी एफ, ठीक है। सर माइनस नहीं आएगा जी में? नहीं, अभी तो सेंटर में लिखूंगा मैं, तो एफ ही लिखा है अभी यार इसमें। अब तुम सेंटर बोल रहे हो माइनस, हाँ ये आएगा, सेंटर आएगा माइनस का 1 प्लस 2 के बाई 1 प्लस के और माइनस का 3/2, ठीक है। ठीक है भाई, Yes. ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही मैं बताऊंगा कि सेंटर एच और के कितना है। भाई 2gx 2fy, उनसे कंपेयर करके एक्स और वाई वाली टर्म मैं जी बता सकता हूँ, के एफ बता सकता हूँ, और जी और एफ आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, माइनस जी माइनस एफ ले लूंगा, ये मेरा सेंटर होता था। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? हाँ भाई, सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमें, मैंने कहा था वो जो के हमें निकालना है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसने क्या बोला था याद है, हमने जो उसने बोला था जो कॉमन कॉर्ड है उसी पर हमारा क्या है, वो हमारा डायमीटर है। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं अगर मैं ये कह रहा हूं कि डायमीटर जो वो कॉमन कॉर्ड ही है, तो कॉमन कॉर्ड तो निकल चुकी है भाई ये। अगर कॉमन कॉर्ड पता है और मुझे सेंटर भी पता है और कॉमन कॉर्ड ही डायमीटर है, तो मैं क्या कंक्लूड करूं इस बात से? बोलो बोलो। अरे यार सेंटर ऐसे कॉमन कॉर्ड के ऊपर लाई, क्या 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 क्या? सेंटर कॉमन कॉर्ड के ऊपर लाई करेगा। बहुत अच्छे भाई, अगर आपका कॉमन कॉर्ड डायमीटर है तो डायमीटर पे ही तो सेंटर होता है भाई।
डायमीटर भी सेंटर होता है, इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 पर ही जो ये सेंटर है, सेंटर -g -f जो आया था लाइज ऑन, इस पर लाई करेगा, इस पर लाई करेगा, तो -g तो अभी निकाला नहीं, आ गया ना, तो x की जगह पुट कर दो, ये सेटिस्फाई करा दो ना, -1 + 2k ब्रैकेट में डिवाइड बाय 1 + k इज इक्वल टू कितना, y तो रखने के लिए है ही नहीं, मतलब ये वाला जो 3/2 है ये तो रखने के लिए इक्वेशन में y है ही नहीं, तो y रखना ही नहीं है, इक्वल टू कितना लिखना है, इक्वल टू चल रहा है हमारा -1/2, क्या आ जाएगा भाई, यस और k की वैल्यू निकलने के बाद यार कहाँ गया, बैक सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर, खत्म, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है। बोलो भाई क्लियर है। Yes, यस sir. सर। देखो फिर मैंने बताया था ना, सारे अगर कॉन्सेप्ट माइंड में, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई कि हम कॉमन लेना पड़ा x², फिर थोड़ा सा g और f को कंपेयर करना पड़ा, लेकिन मुश्किल था क्वेश्चन, इजी था ये। इजी था बेटा, ये एवरेज था या डिफिकल्ट था ये, Average. तो भाई एवरेज था, ठीक है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़े से कॉन्सेप्ट लिंक करने थे, बट अगर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता है तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है यार, मतलब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे फैमिली ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं, लिख दिया भाई, मतलब ये तो कैलकुलेशन है ना, बस थोड़ा सा कॉमन लेना, ये तो हमने जज कर लिया कि सेंटर कितना होगा। फिर उसने कहा है कि जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन भी मुझे पता है कैसे लिखते हैं, ये भी बहुत इजीली हमने निकाल लिया। कॉमन कॉर्ड को बोला है डायमीटर है, तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ा कि कॉमन कॉर्ड अगर डायमीटर है तो सेंटर वही उस कॉमन कॉर्ड के ऊपर ही होगा, तो सेटिस्फाई करेगा बस। और सेटिस्फाई करके मैंने कहा था के निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पक्का देगा, तो वो दे दी उसने, ठीक है भाई। तो मतलब एवरेज मान लो, इजी नहीं तो एवरेज क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है अब अगर कॉर्ड जो है, लेट्स से कैसे कैसे बना सकते हैं, लेट्स से एक तो मैंने बोला कॉमन कॉर्ड जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक होता है कि अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स से पी आपका x1, y1, ये एक पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट बनाई, आपको याद होगा 9th-10th में पढ़ते थे थ्योरम कि एक्सटर्नल जो पॉइंट से अगर टेंजेंट की लेंथ बनाते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो मान लो किसी पॉइंट पर लेट्स से ये है Q, ये है R, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट बनाई Q पर और R पर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, सेंटर मान लो यहां पर है, तो इस फिगर में कुछ बातें पता होनी चाहिए तुम्हें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है और ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई इक्वल होंगे, ठीक है। और ये जो क्यू आर है, क्यू आर को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते थे उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके बनता था कॉमन कॉर्ड दो सर्कल का। इस कॉर्ड को हमने क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्यों बोला है, तुम्हें याद होगा ये जो क्यू और आर हैं इनको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते थे, याद है। जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो उस कॉर्ड की इक्वेशन को क्या बोला गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोला गया। क्लियर है। Yes, sir. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब है जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगे क्यू आर, उन दोनों को ज्वाइन करके जो कॉर्ड आएगी उसको बोला गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं वही, क्या लिखेंगे, ऑलवेज टी इक्वल टू जीरो। क्या लिख देंगे, टी इक्वल टू जीरो। किसी को याद आ रहा है टी कैसे लिखते थे, रिकॉल। हाँ रिकॉल क्या था भाई, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। t = 0 कैसे लिखते थे, x(x1) y(y1) g टाइम्स x + x1 f टाइम्स y + y1 + c को कुछ नहीं करते थे, = 0। तो अगर आपको पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको दिया होगा, तो इस पॉइंट से अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी है
तो आपको याद क्या रखना है, वो पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस t इक्वल टू 0, टी की वैल्यू तो तुम्हें याद ही है कि क्या होती है। शॉर्ट में बस क्या याद रखना है कि भाई t इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। Yes, sir. नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन ऑफ chord with given mid point। अगर आपको किसी सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कोई भी एक सर्कल है, अब तो एक सर्कल मतलब कोई भी नॉर्मल सा एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कॉर्ड बनी हुई है ए बी, और आपको इसका मिड पॉइंट पता है, ये दिया हुआ है x1 y1, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ये पॉइंट पता है तो इस कॉर्ड की जो इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखें अगर सिर्फ मिड पॉइंट पता है? तो कॉर्ड की इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला है क्या, t इक्वल टू s1। t क्या होगा, x1 y1 g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू s1 कैसे निकालते थे, याद आ रहा है? s1 क्या होता था भाई, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। जहां पर भी xy लिखा है वहां पर उसको रिप्लेस कर दो किससे, x1 और y1 से रिप्लेस कर दो, ये s1 होता था हमारा। कह रहे, और t तुम्हें पता है ऊपर मैंने बताया था t। तो अगर s और ये कांस्टेंट आएगा, सभी को समझ में आ रहा होगा भाई, x1 y1 एक पॉइंट है, तो जब ये लिखोगे तुम x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, ये तो कुछ नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, और t लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, वो उसमें हमें पता है कि क्या लिखते हैं, x1 y1 g टाइम्स x प्लस x1 f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c, c से c कट जाएगा, तो एक हमारी क्या आ जाएगी, कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है भाई? Yes, sir. अब क्वेश्चन फिर वही इतना डायरेक्ट नहीं आता कि भाई तुम्हें एक मिड पॉइंट देगा और कहेगा बताओ कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, ऐसे नहीं करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, पर घूमना नहीं है, ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ, लेट्स से क्वेश्चन दिया, फाइंड coordinates of find the coordinates of point of intersection of tangents at the points where line दी हुई है y equal to minus 2x minus 12 cuts the circle x square plus y square minus 4x plus का 3y minus 1 equal to 0। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ये कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, किसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at the points where the line this cuts की जगह कर दो meets the circle की इक्वेशन दी हुई है, तो सर्कल का पहले सेंटर तुम्हें पता है, मतलब क्वेश्चन को पहले फिगर आउट कर लो कि बोल क्या रहा है, फिगर बनाकर कि एक सर्कल है, कोड ऑफ कांटेक्ट वाला लगेगा, क्या बेटा, कोड ऑफ कांटेक्ट वाला लगेगा इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, हाँ, क्योंकि इसने कहा है एक वो पॉइंट फाइंड करो जहां पर टेंजेंट्स एक सर्कल की मीट करेंगी, इस तरह से, यानी एक सर्कल है, दो टेंजेंट बनेगी आपकी सर्कल के ऊपर, और ये टेंजेंट जहां जिस पॉइंट पे मीट करेगी, मतलब बेसिकली जो हम x1 y1 पॉइंट लेते थे वो पॉइंट इस बार पूछ रहा है कि निकाल के दिखाओ वाला पॉइंट, और हमें गिवन क्या है, find the coordinate of the point of intersection of the tangents at the point where the line meets the circle this। तो हमें दिया क्या हुआ है भाई, हमें एक लाइन दी हुई है जो सर्कल को क्या कर रही होगी भाई, पहले ऐसे कट कर रही होगी, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 12, ये दो पॉइंटों पे कट कर रही होगी, इन दो पॉइंटों से क्या बनाई गई है, टेंजेंट बनाई, और वो टेंजेंट जहां जिस पॉइंट पे मीट करेगी ये पॉइंट निकालना, यानी उल्टा हो गया क्वेश्चन। पहले क्या होता था,
हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे तुमने कहा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन तो वही यूज होगी, पर इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। मतलब ये नहीं बोला कि पॉइंट दिया हुआ और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखो। इस बार हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दी हुई है। ये हमारी किसकी इक्वेशन है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और हमें निकालना क्या है? वो एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है जहां पर वो मीट करेंगे टेंजेंट्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन बताओ, सभी को समझ में आया? यस। तो ये जो पॉइंट हमें निकालना है, इसको मैं चलो एच के मान लेता हूं। जल्दी से पहले मुझे फॉर्मूला बता दो कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई और वो ए और बी पर मीट करती है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की हमारा फॉर्मूला क्या होता था? क्योंकि फॉर्मूला अगर पता होगा तभी मैं कंपेयर करके निकाल पाऊंगा एच और के कितना है। तो बताओ क्या था भाई फॉर्मूला? T is equal to कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला था, क्या था? टी इक्वल टू 0, यही था भाई। बताओ भाई। एक तो हमने ये लिखा था, दूसरा क्या लिखा था फॉर्मूला? ये रहा। अगर मिड पॉइंट पता है कॉर्ड का, किसी भी कॉर्ड का, एक सर्कल का, तो फिर उसकी इक्वेशन होती थी टी इक्वल टू S1, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला था टी इक्वल टू 0। टी तो मैं पता है कैसे लिखते हूँ। तो टी लिखने के लिए पॉइंट तो हमने एच के मान लिया ना, तो बताओ टी इक्वल टू क्या लिखूं? एक्स एच वाई के प्लस, जल्दी से बताओ क्या लिखूं? सर्कल दिया हुआ है ना, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3y, क्या लिखूं? बताओ सर भाई। सर्कल बताना एक बार, इक्वेशन सर्कल की। सर्कल है -4x प्लस 3y, और g जो होता है वो हाफ करना होता है यहाँ पर, यानी कि जो भी लिखा है उसका आधा कर दो। तो 4 की जगह क्या लिख दूं? -2 लिख दूं, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं? x प्लस x1 लिखते थे। x1 कितना है? h। और इसी तरह से 3 लिखा है तो वहां पर क्या लिख दूं? 3 प्लस का y2 और y प्लस के। ये ठीक है भाई। और c का कुछ भी नहीं करते। बताओ यहाँ तक क्लियर है? yes बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक सभी को आ गया भाई समझ में हमने क्या किया? हमने जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1। अब हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें 2gx होता है, तो इसलिए मैंने जो -4x लिखा था उसको हाफ कर दिया, 2 लिख दिया, और x की जगह x प्लस h लिखना है, यानी कि x प्लस x1, और y की जगह y प्लस y1, और 3 का मैंने हाफ कर दिया तो 3/2 हो गया। ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है। और ये किसके इक्वल है भाई? ये मतलब इक्विवेलेंट है किसके? इसके y प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसी से मैंने y प्लस 2x प्लस 12 इधर ही ले आया सबको लेफ्ट साइड पर। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करके हमें क्या निकालना है? h और k की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करोगे, बताओगे भाई कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए पहले ओपन करते हैं ऊपर वाला भाई, वो क्योंकि 2x वाला पार्ट और 2h वाला पार्ट अलग करना पड़ेगा, कांस्टेंट है वो, तो अलग कर दूं। तो इसका क्या आएगा भाई? वाई के प्लस एक्स एच माइनस का 2x प्लस का 3/2y और माइनस का 2h प्लस का 3/2 k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ठीक है भाई? Yes, sir. अब आ जाओ जल्दी से कंपेयर करते हैं। करो कंपेयर। कैसे कंपेयर करें भाई? x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, सॉरी इन दोनों में से भाई x अभी कॉमन भी तो लेना है, इसमें से और इसमें से y कॉमन लेना है। क्या बचेगा? y इक्वल टू द y प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, और इसका आएगा y कॉमन लेके क्या बचेगा? k प्लस 3/2, x कॉमन लेके बचेगा h माइनस 2 माइनस का 2h प्लस 3/2 k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि k प्लस 3/2 की वैल्यू 1 होगी, रेशो सेम होगी। क्या सेम होगी भाई? जब दो सर्कल हम बोलते हैं तो सर्कल में क्या होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले जो कॉफिशिएंट आपको पता है वो इक्वल होने चाहिए। और जो कॉफिशिएंट है दोनों सर्कल में, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर मैं कॉफिशिएंट कंपेयर करूंगा कैसे? k प्लस 3/2 डिवाइड बाई 1 h माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2h प्लस 3/2 k माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ये सारे क्या होंगे? अच्छा इक्वल टू, हाँ यही आएगा 12। ये भाई इक्वल होंगे। क्लियर है? क्या है समझ में? yes sir क्लियर है भाई?
तो यहाँ से एच और के निकल जाएगा। क्यों? इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बन गई एच और के की फॉर्म में, इन दोनों को लेकर भी एक एच और के की फॉर्म में एक और इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो जाएगा, एच और के निकल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी है, समझ में आया भी सभी को? Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया बेटा क्या करना है? तो मतलब फॉर्मूला अगर याद है कि कौन सी इक्वेशन बोल रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जैसे तो मेरे वो ये स्ट्रेट लाइन वाला ही लॉजिक है बिल्कुल, कि स्ट्रेट लाइन में वो सारी इक्वेशन पता है, फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाता है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर आपको बोल दिया कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें दिया नहीं है, लेकिन ये कहा है कि एक जो कॉमन कॉर्ड है, उसने ये भी नहीं बोला है कि ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड कह रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसने बोला नहीं है। ये हमें अपने आप समझना है कि एक कॉर्ड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, तो वहां से जहां जहां पे वो कट कर रही है वहां से टेंजेंट बनाई गई है, तो वहां से अगर टेंजेंट बनाई है तो ये वाली जो कॉर्ड होगी ये कौन सी कॉर्ड होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही होगी। और हमें वो जो टेंजेंट जहां पर मीट कर रही है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये निकालना है, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है। तो उल्टा बोल दिया, मतलब एच के को लेकर आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया, फॉर्मूला जनरेट होके बन गया भाई ये मेरा, हाँ मेरा फॉर्मूला बन गया क्या? ये बन गया। और इसको मैंने ऊपर वाली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दी हुई है उससे कंपेयर कर लिया, कोएफिशिएंट की रेशियो सेम रखकर, और फिर यहाँ से एच और के मैं निकाल पाऊंगा, और एच और के निकल जाएगा तो यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. सभी को आ गया भी समझ में? यस सर। क्लियर? अच्छा कुछ मतलब ये फॉर्मूले बस याद रखो, इतना ही है बस सर्कल, ये जितने करा दिया मतलब सोच लो 90% इसी में से ही आएगा। बस फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लो, कॉन्सेप्ट मेमोराइज कर लो कि हाँ भाई कब कौन सा लगाना था, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ढंग से पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है ना, जब पढ़ते हैं तो समझ भी नहीं आता। जैसे इस क्वेश्चन में कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, क्योंकि उसने बोला नहीं है डायरेक्टली ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को घुमाएगा तो थोड़ा सा फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या एक कॉर्ड है, मतलब आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? एक लाइन है जो सर्कल को मीट कर रही है, ठीक है, जहां पर मीट कर रही है वो कह रहा है वहां से क्या बनाएगी? टेंजेंट बनाएगी, और जहां पर टेंजेंट मिलेंगी वो पॉइंट निकालो। तो समझ में आ गया ना, ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही हुई भाई। तो जब पढ़ा तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब फिगर थोड़ा सा बना लोगे समझ में आ जाएगा हाँ भाई ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की ही बात हो रही है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे जो मैं बात कर रहा था कि जब आप पेपर देते हो तो कई क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में तो सारी बातें आ रही होती हैं कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या उससे पहले ही रियलाइज हो जाता है कि यार इसमें बहुत सारी सिचुएशन दी हुई है, तो बहुत सारी सिचुएशन का मतलब लेंथी जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एक तो लिखने का तरीका होता है ना, रफ में जब हम लिखेंगे थोड़ा सा, तो लिखने का तरीका होता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह नहीं लिखना, छोटी छोटी बातें लिखकर जल्दी जल्दी कनेक्ट करना है कि इतना लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता वेक्टर या 3D से आया हुआ था, कुछ ऐसा था, एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर A1 है, A2J, A3K, और बोला है AI ग्रेटर देन 0, मतलब ये जितने भी A1 A2 A3 लिख रहे हैं ये पॉजिटिव है, और I की वैल्यू बोल दी इसने 1 2 3 ये लेनी है। तो ये नहीं समझ में आ गया, एक वेक्टर है और ये कह रहा है मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर तुम्हें याद आ रहा हो एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ कि एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो किसी को याद आ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वो एल क्या आ जाते थे, याद आ रहा है या मेंटली बता सकते हो अभी? अगर कोई वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो एल एन और एन क्या आएगा? एल एम एन कितना आ जाएगा भाई? भाई तीनों में एक रिलेशन होता है। अगर आप कह रहे हो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अल्फा हम एंगल लेते थे एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल लेते थे वाई एक्सिस के साथ, गामा एंगल लेते थे जेड एक्सिस के साथ। कोई भी वेक्टर अगर 3D में एंगल बनाता है और आप कह रहे हो तीनों एंगल इक्वल है, तो मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है, तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है और तीनों का स्क्वायर जो होता है उनका सम जो होता है 1 होता था। याद आ रहा है? तो 3l² ही लिख दो, यानी एल की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3 आ गई ना, ये ठीक है।
यस Yes. सर। तो अब ये जो मैंने करके दिखाया कि भाई एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 फिर 3 एल स्क्वायर, यार ये वाली बात ना आपको मेंटली कर लेनी चाहिए, मतलब आप डायरेक्टली ये समझ पाओ कि ये कुछ भी ना लिखकर मुझे समझ में आ गया भाई मेंटली एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मतलब 3 एल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन को साइन इक्वल होंगे, तो एल एम और एन की वैल्यू क्या आएगी डायरेक्टली पता है मुझे, प्लस माइनस 1/2। ये टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं जो आपको मेमोराइज करनी है चीजें कॉन्सेप्ट को लिंक करके, ठीक है भाई। तो इतनी बात पढ़ ली, अभी क्वेश्चन काफी बड़ा है, मतलब उसने और भी चीजें दी हुई हैं। तो इसने पहली बात बोली थी कि एक वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो हमने मतलब पूरा क्वेश्चन कई बार है ना जैसे प्रोबेबिलिटी का या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, प्रोबेबिलिटी का स्पेशली प्रोबेबिलिटी में काफी सारे स्टेटमेंट लिखी होती है कई बार, तो पढ़ के समझ ही नहीं आता क्या कह रहा है, तो धीरे धीरे जो जो गिवन होता है वो लिखते जाओ। तो ऐसी किसी क्वेश्चन में अगर लेंथी सा है तो जो जो बातें कनेक्ट कर पा रहे हो वो लिखते जाओ। तो मैंने पहली बात कनेक्ट कर ली, अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि सारी बातें एक साथ सोचूंगा तो मैं सोच नहीं पाऊंगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा फिर। तो इतना मैंने कंक्लूड कर लिया। अब आगे क्या बोला उसने, लेट, अब आगे देखो उसने क्या बोला, लेट दी प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन वर्ड सुनते ही प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद आ जाएगा, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन किसी एक अदर वेक्टर के ऊपर दी हुई है, प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है 3i + 4j इज 7। वो कह रहा है एक और वेक्टर है 3i + 4j, उस पर ए का प्रोजेक्शन जो है वो 7 है। तो फॉर्मूला याद आ गया प्रोजेक्शन का, क्या होता था भाई, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या होता था भाई, बी का यूनिट, बी का मॉडुलस या ए का, बी का होगा ना भाई, बी का। ठीक है। तो ए डॉट बी और डिवाइड बाय मॉड बी इक्वल टू 7, मॉड बी तो मैं निकाल सकता हूँ, ए मुझे दिया हुआ था कितना था, A1 है, A2j, A3k, तो अगर मैं बी के साथ डॉट कर रहा हूँ भाई उसे, तो डायरेक्टली बता दो क्या आएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं, 3A1 आएगा, 4 क्या था A2, और जो A3 वाला है वो पार्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें Z वाला जो K वाला यूनिट वेक्टर उसके साथ कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो Z वाला कंपोनेंट ही नहीं है। डिवाइड बाय क्या आएगा, मॉड बी कर लो भाई, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 का रूट 5 और इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन बन गई ना, 3A1 + 4A2 इक्वल टू 35। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, चले sir. बेटा। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या करें, अब आगे इसने क्या बोला है, फिर बोला है लेट बी वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, ये आगे क्वेश्चन में दिया हुआ, इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग वेक्टर ए बाय 90 डिग्री। वो कह रहा है जो बी वेक्टर बनाया गया है वो बेसिकली कैसे बनाया गया है, ए वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो ओरिजिनल ए वेक्टर और जो न्यू बी वेक्टर आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, 0 दिया हुआ है बेसिकली। अच्छा दूसरी बात, एक तो ये कंक्लूजन हुआ, कोई एक और बात बताएगा, अगर मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ ए वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करके निकाला गया, तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एक और बात कोई कंक्लूड कर सकता है ए और बी वेक्टर के बारे में, कि अगर बी वेक्टर ए को 90 डिग्री रोटेट करके लाया गया है तो ए और बी के बीच में और क्या कनेक्शन होगा, एक तो ये वाली बात। दूसरी बात डायरेक्शन अगर मैं नहीं डायरेक्शन तो अलग ही होगी, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर होगा, अगर एक वेक्टर को बस डायरेक्शन चेंज करी है तो डायरेक्शन चेंज करने से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, बता दो भाई। यस। Yes, sir. तो ये वाली देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा सारी बातें कंक्लूड करनी है। अब ये वाली देखो इतनी सारी बातें, इसके बाद भी एक और बात बोली हुई है, अभी ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मतलब इसके बाद भी एक और बात बोली है, मतलब एक तरह से सोच लो एडवांस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन मतलब अब जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारी बातें समझ में तो आ रही हैं, सारी बातें समझ में आ रही है, बट एक साथ जब पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ पर क्या बिठाएं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई LMN का वैल्यू आ गया ±1/√3, A1 और A2 में रिलेशन आ गया 35, और यहाँ से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो A का मैग्नीट्यूड क्या था, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, रूट हटा दिया मैंने, स्क्वायरिंग कर दी। और B का मॉड क्या होगा भाई, B का मॉड आएगा 3 9 9 + 16 25 का रूट आएगा, रूट 25 हटाओगे स्क्वायर करके 25 आएगा। एक और इक्वेशन आ गई,
क्लियर है? ठीक है भाई यहां तक। अब इसने तीसरी बात क्या दी है, एक और बात दी है क्या, फिर बोला ऑल्सो ए एंड बी एंड एक्स एक्सेस आर कोप्लानर। याद आ रहा है जब कोप्लानर होते थे तीन वेक्टर, एक्स एक्सिस को मतलब आप ऐसे मान सकते हो, आई एक ऐसा वेक्टर मान सकते हो, और ये कोप्लानर बोल दिया, तो कोप्लानर के लिए क्या कंडीशन होती है कि भाई बॉक्स 0। उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था वो क्या होता था, 0 होता था। यानी कि डिटरमिनेंट जो निकालूंगा मैं a1 a2 a3, बी को कैसे लिखूंगा, बी के तो हमें गिवन है ना कितने, बी के गिवन है 3 4, और z वाला कंपोनेंट भी तो 0, और x एक्सिस वाले के क्या होंगे 1 0 0। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब मैं किसके अलोंग एक्सपेंड करूं इसे बताओ, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं, बोलो भाई, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं, थर्ड रो के अलोंग। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है मेरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 पॉजिटिव लूंगा बाहर, ये गया 0 माइनस क्या आ गया 4a3 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे क्या कंक्लूड कर दूं कि a3 किसके इक्वल है भाई, 0। 0, यही आएगा ना? हाँ ठीक है भाई। यस सर। अब लेकिन a3 तो आ गया, तो a3 की वैल्यू में यहाँ डाल देता हूँ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और a1 और a2 में एक रिलेशन यहाँ पे दिया होता, क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहाँ से a1 a2 निकल जाएंगे, बोलो भाई। यस सर। और उसके बाद फिर पूछा क्या है, पता है क्या पूछा है, अभी भी सिर्फ वेक्टर नहीं पूछा, अब उसके बाद भी एक और इन्फॉर्मेशन बोला है, फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन 3i प्लस 4j। नहीं सॉरी क्वेश्चन पूछा है ए का प्रोजेक्शन है, हाँ नहीं बी का बोला है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी का प्रोजेक्शन बोला है ऑन 3i प्लस 4j। अच्छा यार मैंने बी को तो 3i प्लस 4j ही लिया था ना मैंने, भाई मैंने बी को 3i प्लस 4j लिया था ना। यस सर। अरे यार एक गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। ये एक और वेक्टर है भाई, सी वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर सी है भाई, मैंने भी सारी इंफॉर्मेशन मिसरीड कर ली। बी जो वेक्टर था वो तो ए को रोटेट करके 90 डिग्री तब बनाया गया था, ठीक है, जो बी वेक्टर था वो तो ए को 90 डिग्री रोटेट करके बनाया गया था, तो ए डॉट बी 0 था हमारा। और अच्छा बी वेक्टर अगर फिर पता ही नहीं है तो बी वेक्टर को भी मान लो भाई, क्या मान ले बी वेक्टर को मान लेते हैं क्या, b1 b2 b3 मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है भाई। अच्छा ए वेक्टर के बारे में हमें क्या पता लगा था, ए के डायरेक्शन कोसाइन कैसे हैं भाई ए के डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे प्लस माइनस 1/√3 है, क्लियर है? यस। तो ए वेक्टर को अगर मैं दूसरे तरह से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बता दो क्या लिख दूं, डिवाइड और प्लस माइनस 1/√3 भी निकाल देते हैं बाहर, क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं i प्लस j प्लस के, ठीक है? ये क्लियर है भाई? भाई a1i a2j a3k, तो तुम्हें याद आ रहा होगा ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है भाई डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो करा मैंने, कह रहा भाई?
बोलो भाई, क्लियर सभी को? Yes, sir. तो मैंने ए वेक्टर को ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, और मुझे पता है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes. और दूसरी बात क्या थी कि ए डॉट बी क्या होगा, ऑलवेज 0 जीरो होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर हमने मान लिया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कोई? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए वाला ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो बी वेक्टर को मैं कैसा लिख सकता हूं बताओ? बी वेक्टर को कैसा लिख सकते हैं? ए वाला मैग्नीट्यूड ही लिख दूं और मल्टीप्लाई में बताओ क्या लिखूं? आगे क्या लिख दे बताओ भाई। बी वेक्टर को क्या लिखूं मैं? या चलो बी वेक्टर को ऐसा मत मानो, अभी मैग्नीट्यूड बाद में कंपेयर कर लेंगे। बी वेक्टर को नॉर्मली मान लो, पी आई बी टू जे बी थ्री के, ठीक है यहाँ तक। और हमें ए डॉट बी दिया हुआ था 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? a1 b1 a2 b2 और a3 b3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आई थी भाई? पहली इक्वेशन आई थी हमारी ये a1 और a2 के बीच में रिलेशन आ गया था। फिर यार मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने सी वेक्टर को बी वेक्टर मान लिया था, यहाँ पर सारी गड़बड़ कर दी मैंने। एक रिलेशन ये आ गया था। अच्छा देखो यार, a1 और a2 तो निकल गया यार, देखो a1 और a2 के बीच में एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, और इसमें a3 को मैंने 0 क्यों बोला था? अच्छा, a3 को मैंने 0 यहाँ से बोल दिया था क्योंकि b वाले के डायरेक्शन रेशियो मैंने 3 4 0 ले लिए थे। वो तो हमारा कौन सा वेक्टर है भाई? सी वेक्टर था ना, तो ये हटा देता हूँ भाई, सारा क्वेश्चन खराब कर दिया ना हमने, बी वेक्टर सी वेक्टर को बी लिखकर। तो बी वेक्टर के अगर अब इसका स्केलर वो बताओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? a1 a2 a3। बी वेक्टर को हम क्या मान रहे हैं भाई? b1 b2 b3 है ना, और एक्स एक्सिस को 1 0 0, ये इक्वल टू 0 है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसको मैं अगर ओपन करता हूँ और इसमें तो 6 के 6 अननोन्स हैं, कुछ रिलेशन आना चाहिए भाई, हमने रिलेशन निकाला ही नहीं अभी तक। क्या मिस कर दिया भाई हमने? हमने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डॉट प्रोडक्ट 0 है दोनों का। हाँ भाई, ये भी तो गड़बड़ हो गया ना, तो सारा क्वेश्चन खराब हो गया। ये वाला भी गड़बड़ हो गया ना, ये जो मैंने मैंने प्रोजेक्शन लिखा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन 3i + 4j, उसमें ये बी वेक्टर नहीं, सी वेक्टर था ना। छोड़ दो, चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा यार, मैंने सारा क्वेश्चन खराब कर दिया तुम्हारा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लो, सारे के सारे क्वेश्चन लिख लो, पूरा का पूरा, जल्दी से लिख लो। ट्राई करना और देखना कितनी देर में होता है। क्वेश्चन तो सारा समझ में आएगा, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है, ए बना है a2j + a3k, फिर आई क्या क्या है 1 2 3, और ai दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये जो a1 a2 a3 अगर दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस में, तो सिर्फ प्लस वाली ही कंसिडर करना, इसका मतलब ये है। और बोला है कि मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर आगे क्या बोला है? एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, फिर बोला था ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन 3i + 4j इज इक्वल टू 7 7 सॉरी। फिर आगे बोला है लेट बी अ वेक्टर obtained
by rotating A by 90 डिग्री। बी वेक्टर ऑब्टेन करा गया है ए वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करके। उसके आगे क्या बोला है, ऑल्सो इफ ए बी और एक्स एक्सिस आर कोप्लैनर, ये तीनों की तीनों कोप्लैनर है, देन निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी आई प्लस 4। ठीक है, लिख लिया सबने? सब लिख लिया भाई? तो क्वेश्चन को जैसे पढ़ा एक बार में तो ये देखकर ही पता लग रहा है ना यार, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, बड़े कंफ्यूजिंग है। मतलब कोप्लैनर का मतलब पता है मुझे, 90 डिग्री रोटेट करा है तो ये बात भी समझ में आ जाती है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और प्रोजेक्शन मुझे निकालना आता ही है। तो सारी बातें कनेक्ट तो कर पा रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन को रीड करा तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो पहली बार में जब सॉल्व करने जाओगे तो स्टार्टिंग में मत सॉल्व करना, मतलब पहले पूरा पेपर कर लेना क्योंकि टाइम खाएगा तुम्हारा। मान लो पूरा सॉल्व भी कर लेते हो, मान लो अगर 10-15 मिनट लगा दिए तो फिर फायदा नहीं है ना। हो सकता था इस क्वेश्चन को छोड़कर मैं बाकी वाले टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाता। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा होमवर्क है भाई सभी का, ठीक है? खुद ही करना है ये खुद करके बताना कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑप्शन दे दूं? यस सर। यस ऑप्शन लिख लो, चलो तुम्हें पता तो लग जाएगा ठीक करा है नहीं करा तुमने। √7 और √2, 7 या फिर 2, सिमिलर से ऑप्शन है। ये निकाल के चेक करना इनमें से ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ठीक है भैया? यस अच्छा, एक क्वेश्चन आया था वेक्टर 3D का, सिर्फ मेमोराइज करके मुझे बताना इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। क्वेश्चन था, अगेन लेंथी था ये, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो कुछ क्वेश्चन जो मतलब ऑब्वियस वाले थे इजी, लेकिन लेंथी थे, मतलब जब करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, 2-3 मिनट से भी ज़्यादा ही लग रहे थे। तो एक क्वेश्चन दिया था क्यू बी मिरर इमेज ऑफ पी पॉइंट दिया हुआ, लेट्स से 101 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है पी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। इस प्लेन के अंडर पी पॉइंट की जो इमेज है वो क्यू मान लेते हैं, क्यू है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ प्लेन का इमेज निकालो किसी पॉइंट का किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो निकाल सकते हो ना ये तो यस भाई, क्यू की वैल्यू तो निकाल लोगे। एक तो यही लेंथी प्रोसेस है, मतलब इतना लेंथी नहीं है फिर भी निकाल लेंगे, लेकिन इतना लेंथी नहीं है बट है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या बोला, नाउ इफ लाइन एल पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 -1 पैरेलल टू लाइन पी क्यू मीट्स प्लेन एट आर। वो कह रहा है अगर एक लाइन बनाई जाए ए पॉइंट से किसके पैरेलल चलकर, पी क्यू के पैरेलल चलकर, और वो प्लेन को मीट करती है कहां पर, आर पॉइंट पे, तो क्या निकालो, फाइंड करो क्यू आर स्क्वायर। तो ये बात समझ में तो आ गई ना, करेंगे कैसे भाई, क्यू निकल जाएगा। ओके, तो ये प्लेन है, मतलब अगर मैं विजुलाइज करूँ पी क्यू पॉइंट निकल जाएगा, समझ में आता है, निकाल लेंगे। पी पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू के पैरेलल अगर चलना है तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो पता है, और एक लाइन जो है उसका एक पॉइंट पता है फिक्स्ड। तो लाइन की इक्वेशन भी लिख लोगे भाई जो ए से पास होगी। यस सर। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है लाइन प्लेन को मीट करती है, प्लेन तो इनफाइनाइट मतलब लेंथ का होता है, ऐसा नहीं होता कि प्लेन सिर्फ जितना बनाया उतना ही है, प्लेन तो हर डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है। अब वो कह रहा है ये मीट करता है आर को, तो ये आर जब ए पॉइंट निकल जाएगा, ए पॉइंट दिया हुआ है तो ए पॉइंट से आर पॉइंट, इक्वेशन जो लाइन की मैं लिखूंगा, लाइन पर कोई भी पॉइंट मान लूंगा, ऐसा होगा के की फॉर्म में,
और वो जो के की फॉर्म में लाइन वाला पॉइंट आएगा उसको मैं प्लेन में क्या कर दूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा। सेटिस्फाई कराकर के की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट आ जाएगा ये वाला आर लाइन पर। आर की पॉइंट आकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो पी आर का सॉरी क्यू आर का निकालना है, तो क्यू पॉइंट पता है तो क्यू आर का स्क्वायर तो निकल जाएगा ना भाई, क्लियर है? Yes, sir. तो फिर वही लेंदी है, मतलब पहले तो इमेज निकालो, फिर लाइन की इक्वेशन लिखो, फिर लाइन पर एक पॉइंट मानो, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ प्लेन में सेटिस्फाई कराकर के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू पुट करके पॉइंट आएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और रूट हटा देना क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है भाई? Yes, sir. इसका भी लिख लो ऑप्शन, ट्राई करना। किसी का आया था क्या पेपर में? किसी का नहीं आया था भाई? No, sir. लेकिन मतलब पढ़कर समझ में तो आ गया करना क्या, मतलब कहीं पर भी डाउट नहीं है कि भाई क्या करना है, ये तो पता है हमें, दिख रहा है क्या करना है, पर लेंथी है। तो अगर टाइम कम बचा है तो यार पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करो, मतलब मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब करते हैं तो इस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें आता है तो इसको स्टार्ट मत करो, लेकिन तुम्हें क्योंकि पता है कि लेंथी जाएगा थोड़ा सा, तो हम पहले वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो देखते ही पता है कि बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन 7, 8, 10, 12 जो भी क्वेश्चन जो दिख रहे थे एकदम देख कर ही समझ में आ रहे हैं उनको कर लो पहले, उसके बाद फिर तुम्हारे पास चॉइस रहेगी कि जो क्वेश्चन समझ में आए थे लेकिन लग रहे थे लेंथी उनको अटेम्प्ट करो, और फिर जो टाइम बचता है लास्ट में अगर बचे तो फिर वो वाले ट्राई करने जो क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आए थे। समझ में आया? ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैथ्स में, क्लियर है? Yes, sir. सर्कल मैंने करा दिया है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले, तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करके आना भाई, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अभी तुम्हारी क्लास है ना बेटा? यस सर। चलो बेटा, सर्कल के सारे एक बार फॉर्मूले गो थ्रू करके खुद लिख लेना और 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई? Yes. चलो, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।